अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमने नए सबक का आगाज़ करना है। पिछली क्लास में मैंने आपको उर्दू कवायद कराया था। आज हमारा उर्दू अदब का यूनिट है और सबक है चचा विलन। चचा विलन। अब मैं सबक रीड कर रही हूँ। पेज नंबर 44, सफ़ा नंबर 44। आप भी निकाल लीजिए और आपने मेरे साथ साथ खुद भी पढ़ना है। एक दिन चचा मेरे कमरे में आए और लगे बिला वारंट तलाशी लेने। नाम तो उनका वलीउल्लाह था, मगर सब चचा वलन कहते थे। मैंने कहा, चचा खैर तो है, क्या चाहिए? बोले, डिक्शनरी। मैंने पूछा, काहे की? फरमाया, ये भी कोई पूछने की बात है, डिक्शनरी काहे की होती है? अरे भाई, अल्फाज की। मैंने कहा, आपने बजा फरमाया, मगर कौन सी जबान की? बोले, फिर तुमने बेकार सवाल किया। भाई, डिक्शनरी होगी तो अंग्रेजी की होगी। भाई, डिक्शनरी होगी तो अंग्रेजी की होगी। उर्दू या फारसी अरबी की चाहिए होती तो लुगत कहता, फरहंग कहता, खामोश कहता। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। लीजिए, अलमारी के इस खाने में सब डिक्शनरियाँ ही रखी हुई हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे आवाज़ दी, भाई वो लफ्ज़ जो मुझे चाहिए वो तो इसमें है ही नहीं। मैंने देखा कि चचा फ्रांसीसी की डिक्शनरी के लिए बैठे थे। मैंने कहा, हजरत ये अंग्रेज़ी की डिक्शनरी कहाँ है? बोले, नहीं, ये देखो, इसमें अंग्रेज़ी ही लिखी हुई है। मैंने कहा, मैंने अंग्रेज़ी में लिखे हैं, मगर है तो फ्रांसीसी की डिक्शनरी। बोले, सब यहाँ से वहाँ तक अंग्रेज़ी हरूफ हैं। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी दोनों ज़बानें रोमन हरूफ में लिखी जाती हैं। हमको अंग्रेज़ी से ज़्यादा ताल्लुक़ है, इसलिए हम इन्हें अंग्रेज़ी हरूफ कह देते हैं। आप लफ्ज़ तो बताइए तो जो आप ढूंढ रहे थे। चचा ने कहा, COT कोट के मायने देखना चाहता था। मुझे हंसी आ गई। कहने लगी, क्यों, क्या मैंने कोई बेवकूफ़ी की बात की है? मैंने कहा, तौबा तौबा, अल्लाह न करे। मैं तो यूं हंस दिया कि लफ्ज़ दरअसल हमारी अपनी ज़बान का है। इन्हें यकीन न आया तो मैंने एक डिक्शनरी खोल कर दिखाई, जिसमें लिखा था, ये लफ्ज़ कहाँ से आया? अंग्रेज़ी में खाट से कोट हो गया है। अंग्रेज़ी में खाट से कोट हो गया है, मायने हल्का पलंग या चारपाई। चचा फटी फटी आंखों से पढ़ रहे। कहने लगे, अच्छा, तो ये हमारे हाथ से दौलत ही सिमट कर नहीं ले गए, अल्फाज भी ले गए हैं। मुझे फिर हंसी आई। मैंने कहा, हजरत, ले ही नहीं गए, बहुत से अल्फाज दे भी गए हैं जो हम दिन रात बोलते रहते हैं। बात ऐसे लफ्ज़ भी जिनकी जगह हमारे अपने अल्फाज मौजूद है। कोई पूछे कि चचा, मामू, अम्मू की जगह अंकल कहने की क्या तुक है? अब्बा, अब्बू, अब्बी, बाबा को छोड़कर डैडी या अम्मा, अम्मी, बेबे की जगह मम्मी, मम्मा, है ना फजूल बात? चचा बोले, मेरी बातों पर हंसते हो, तुम्हें उस पर हंसी नहीं आती? मैंने कहा, बल्कि रोना आता है। वैसे तो अल्फाज का लेन देन कौमों के दरमियान होता ही है, लेकिन अपने हर लफ्ज़ की जगह अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलने लगे तो आगे चलकर दुनिया क्या समझेगी? यही कि हम अपने गए गुजरे जंगली लोग थे। हमारे पास मामूली चीज़ों या मामूली बातों के लिए भी अपने अल्फाज नहीं थे। हाँ, नहीं, चीज़ों के नाम साइंसी अल्फाज, कल पुर्जों के नाम जो हैं वो हैं। अगरचे इनमें से बास के लिए हमने ही हल्के फुल्के मौजू मुनासिब अल्फाज बना सकते हैं। सब कौमें यही करती हैं। उर्दू में तो अल्फाज बनाने की बड़ी आसानियाँ हैं और ये दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी जूं के तूं ले सकती हैं, क्योंकि इसमें सब हरूफ और आवाज़ें मौजूद हैं, दूसरी ज़बानों में इकट्ठी नहीं मिलेंगी। चचा बोले, हाँ, अंग्रेज़ी में तो तू, ते और वाओ तक की आवाज़ नहीं। मिल्लत को मिलट, पाकिस्तान को पाकिस्तान, जिंदाबाद को जिंदा बैडी लिख सकते हैं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, चचा वलीउल्लाह खान, आप ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। चचा बोले, तुम बिल्कुल गलत अंग्रेज़ी बोल रहे हो। अंग्रेज़ी में खान है ना, खान सिर्फ कान है। दो चश्मी है से जो आवाज़ें हम बनाते हैं, भे, फे, खे, घे वगैरह, वो अंग्रेज़ी में नहीं हुआ करती। और देखिए, इनसे कैसे बोलते हुए लफ्ज़ बनते हैं, ख़ास तौर पर वो जो आवाज़ों को ज़ाहिर करते हैं, जैसे भन भन, झन झन, छन छन, खनक, धमक, ठाएँ ठाएँ, धूम धड़का, ढोल ढमाका, छूम, चना, नाना, चमन कहिए तो घुंघरू बजते हुए मालूम होते हैं। ये आवाज़ें जो हमारी ज़बान में है, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों में नहीं। जी, ये सबक था शान हक हक़ी का, जिन्होंने अपनी ज़बान की तारीफ़
میں بڑی اچھی انہوں نے انگریزی زبان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر جگہ جو ہے ہم انگریزی بولنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو کہ اس میں انہوں نے اپنی زبان کے بارے میں مصنف نے شاہ حقیقی نے جو ہے اپنے زبان کے بارے میں بتایا ہے، اور اسی پر انہوں نے لکھا ہے، اس بات پر تنزیہ لکھا ہے کہ انگریزی بولنے پر کہ ہم اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیتے اور ہم انگریزی بولتے رہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ بلا وجہ یا بلا ضرورت انگریزی نہیں بولنی چاہیے، تو اس کے بارے میں انہوں نے سبق میں لکھا ہے، اور اپنے چچا کا ذکر کیا ہے جن کا نام ولی اللہ تھا، لیکن ان کو ولن پکارتے تھے۔ اب جیسے کہ بہت سے نام بگاڑے جاتے ہیں، یا بہت سے نام جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنے قلمی نام رکھ لیتے ہیں، نک نیم رکھ لیتے ہیں، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ فیشن کے طور پر انگریزوں میں خاص کر یہ فیشن ہوتا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا نام کیا تھا، ولن تھا۔ اچھا، آپ کیا بتا رہے ہیں کہ چچا نے ان سے ڈکشنری مانگی، ٹھیک ہے، تو پھر اب ڈکشنری مانگی، انہوں نے پوچھا بھی کس لیے چاہیے، کہنے لگے کہ بھائی یہ کوئی پوچھنے کی بات ڈکشنری کس لیے ہوتی ہے، تو ارے بھائی الفاظ کے لیے، ارے بھائی الفاظ کی میں نے کہا آپ نے وجہ فرمایا، الفاظ کے معنی دیکھنے کی ڈکشنری ہوتی ہے، صحیح آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ڈکشنری تو ہوتی انگریزی میں ہے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں، چچا کہہ رہے ہیں، تم نے بہت ہی بیتوقع سوال کیا، ڈکشنری تو ہوتی ہے انگریزی کی ہے، باقی اردو یا فارسی کے لیے تو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ معنی دیکھنے کے لیے، لغت، یہ فرہنگ یا پھر قاموس، یہ تین، قاموس پرانا لفظ ہے، اور ابھی آج موجودہ دور میں ہم لغت کا استعمال کرتے ہیں یا پھر فرہنگ بولتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے مصنف نے کہا جی جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، الماری کے خانے سے مصنف نے ان کو ڈکشنری لا کر دے دی۔ تھوڑی بہت دیر کے بعد ان کے چچا نے پھر ان کو آواز دی اور کہا بھی جو لفظ مجھے چاہیے تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں۔ تو اس پر مصنف نے کہا کہ چچا فرانسیسی کی ڈکشنری لیے بیٹھے تھے، کہنے ان کے چچا ہوتے کون سی ڈکشنری ان کے ہاتھ میں، چچا کے ہاتھ میں فرانسیسی ڈکشنری تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو فرانسیسی ڈکشنری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لفظ جو آپ لفظ تلاش کر رہے ہیں یہ لفظ تو اس میں نہیں ہوگا، ظاہر فرانسیسی ڈکشنری ہے، یہ انگریزی ڈکشنری کہاں ہے؟ وہ نہیں، دیکھو اس میں تو انگریزی لکھی ہوئی ہے، جو ان کو لفظ کے معنی چاہیے تھے وہ انگلش ڈکشنری کے چاہیے تھے، وہ انگلش میں الفابیٹ بول رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا آپ تو فرانسیسی ڈکشنری لے کر بیٹھے ہوئے۔ اچھا بہرحال میں نے کہا بھائی معنی انگریزی میں لکھے ہیں مگر ہیں تو فرانسیسی کی ڈکشنری۔ مصنف نے بتایا کہ بھئی جو آپ ڈکشنری ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں معنی جو ہے انگریزی میں لکھے ہوئے بے شک، لیکن یہ ڈکشنری جو ہے فرانسیسی ہے۔ بولے سب یہاں سے وہاں تک انگریزی حروف ہیں۔ اب کہنے لگے کہ نہیں بھئی یہاں پہ تو سارے کے سارے جو الفابیٹ ہیں وہ تو انگلش والے لفظ لکھے ہوئے ہیں، انگلش الفابیٹ لکھے ہوئے ہیں، انگریزی اور فرانسیسی دونوں زبانیں رومن حروف میں لکھی جاتی ہیں، ہم کو انگریزی سے زیادہ تعلق ہے اس لیے ہم انہیں انگریزی حروف کہہ دیتے، آپ لفظ تو بتائیے جو ہم آپ کو ڈھونڈ دیں گے۔ مصنف نے کہا ٹھیک ہے بھئی آپ لفظ بتا دیں، میں اس کے معنی آپ کو تلاش کر دیتا ہوں۔ چچا نے کہا COT کوٹ کے معنی دیکھنا چاہتا تھا، COT کوٹ کے معنی چچا کو نہیں مل رہے تھے، اس پر مصنف کو کیا ہوا، ہنسی آ گئی، کہنے کیوں کیا، میں چچا نے ان سے کہا، جب مصنف ہنس پڑے تو مصنف چچا نے کہا کہ کیا میں نے کوئی بے وقوفی کی بات کی ہے، توبہ توبہ اللہ نہ کرے، میں تو یوں ہنس دیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ توبہ توبہ اللہ نہ کرے کہ بڑوں پر میں ہنسوں، لیکن ان کے بڑے تھے وہ تو ان کے بڑوں پر ہنسنا بری بات ہوتی ہے، تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ میری کیا مجال کہ میں ہنسوں، میں تو اس لیے کہتا ہے کہ یہ لفظ دراصل ہماری اپنی زبان کا ہے۔ انہیں یقین نہیں آیا، ان کو چچا جو ان کے تھے چچا ولن کو یقین نہیں آیا، تو پھر میں نے ڈکشنری کھول کر دکھائی، اس میں لکھا تھا یہ لفظ کہاں سے آیا ہے۔ دوسری ڈکشنری انہوں نے کھول کر دکھائی جس میں جو لفظ چچا پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ لفظ کہاں سے آیا ہے، اس کے بارے میں لکھا تھا کہ انگریزی میں کھاٹ سے کوٹ ہو گیا ہے، معنی ہلکا پھلکا چارپائی۔ چچا جو ہے ان کو حیرت کے اظہار سے دیکھ رہے تھے، چچا جو کوٹ پوچھ رہے تھے وہ جو پہننے والا کوٹ ہوتا ہے وہ اس کے معنی پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں جو اردو ڈکشنری اردو کی لغت میں جو معنی دکھا رہے تھے مصنف ان کو، وہ کون سا بتا رہے تھے، کھاٹ، کھاٹ کسے کہتے ہیں، چارپائی کو بتا رہے تھے، انگریزی میں کھاٹ سے کوٹ ہو گیا۔ تو انگلش زبان میں جو لفظ ہمارا اردو کا ہے کھاٹ، وہ کوٹ بن گیا ہے۔ تنزیہ کریں، مصنف یہاں پہ طنز کر رہے ہیں، انگریز جو لباس یفتن کرتے ہیں نا کوٹ، تو اس کوٹ کے اوپر وہ تنزیہ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لفظ ہوتا ہے اردو میں کھاٹ، جس کے معنی چارپائی کے ہوتے ہیں، وہ انگریزوں نے اس لفظ سے کون سا لفظ بنا لیا، کوٹ بنا لیا۔ سمجھ میں آیا؟
अब चचा हैरान इस इनकी आंखें देख, जाहिर सी बात है ऐसा तो हकीकत नहीं है। मुसन्निफ ने तो ये बात जानबूझ के अंग्रेज़ी ज़बान पे तंज करते हुए इसलिए कह दी थी। और चचा इस लिहाज से उनको आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, कहेंगे अच्छा तो ये हमारे यहाँ दौलत ही सिमट कर नहीं ले गए बल्कि अल्फाज भी ले गए। किसकी बात हो रही है? अंग्रेज़ों की बात हो गई है कि अंग्रेज़ जो हमारे मुल्क में काबिज हो गए थे जनूबी एशिया पर, तो यहाँ से वो सिर्फ दौलत ही नहीं ले गए हमारे जो है वो बर सग़ीर से जनूबी एशिया से, वो दौलत भी लेकर ही नहीं गए बल्कि वो हमारे अल्फाज भी लेकर चले गए। अब चचा बोले। इस पर मुसन्निफ को हंसी आ गई। हजरत, अब मुसन्निफ क्या करें, अब चचा को हजरत ले ही नहीं गए बल्कि बहुत से अल्फाज हमें वो दे भी गए जो हम दिन रात बोलते रहते हैं। मुराद क्या है? अंग्रेज़। यानी अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ अल्फाज छोड़ गए जो कि हम दिन रात बोलते रहते हैं। वैसे मसलन क्या मिसाल दी उनसे, हम चचा, चचा की जगह हम कौन सा लफ्ज़ बोलते हैं? चचा, मामू या पप्पा, अम्मू की जगह जो हम लफ्ज़ बोलते हैं कौन सा? अंकल। हम सबको अंकल कहते हैं, चचा को भी अंकल, मामू को भी अंकल। उस पर वो तंज करते हुए कह रहे हैं कि वो तो कुछ लफ्ज़ हमें दे गए, किसी से अब्बा, अब्बू, ठीक है। अब्बी की जगह हम क्या लफ्ज़ बोलते हैं? डैडी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर अम्मा को हम क्या कहते हैं? मम्मी, मम्मा, ठीक है। ये लफ्ज़ भी अंग्रेज़ी लफ्ज़ हैं, तो उसको कह रहे हैं कि ये भी लफ्ज़ जो अंग्रेज़ हमें दे गए हैं। चचा बोले मेरी बातों पर हंसते हो, तुम्हें तो उस पर हंसी नहीं आती, तुम्हें उस पर हंसी नहीं आती। मैंने कहा बल्कि रोना आता है। चचा ने इन पर तंज किया, तुम मेरी बातों पर हंस रहे हो बल्कि तुम्हें उस पर हंसी नहीं आती। किस पर? यानी कि अंग्रेज़ों पर, कि वो हमारे पास से क्या क्या चीज़ें ले गए और क्या क्या चीज़ें हमें दे गए। तो मुसन्निफ ने क्या क्या, हंसी नहीं बल्कि दुख होता है, बल्कि हमें तो रोना आता है। वह तो अल्फाज का लेन देन कौमों के दरमियान होता ही है। अरे एक कौम से दूसरी कौम मिलती है तो अल्फाज जो है वो बंदे से, उर्दू ज़बान क्या एक लश्करी ज़बान है जिसमें अरबी फ़ारसी जब लोग बोलते हुए आए जनूबी एशिया में, जो है वो तुर्की से लोग आए, अरबी बोलते हुए आए, अरब से लोग आए, फ़ारसी बोलते हुए आए ईरान से, तो इन ज़बानों के मिलाप से एक नई ज़बान बनी जो कि उर्दू ज़बान कहलाती है। और उर्दू के मायने लश्कर के हैं, इसलिए हम इसको लश्करी ज़बान कहते हैं। तो यहाँ पे मुसन्निफ यही कह रहे हैं कि वह तो अच्छी बात है कौमों से अल्फाज लेना, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ जो हमारे से जो आकर काबिज़ हो गए थे बर सग़ीर में जनूबी एशिया पर, तो हमारे बहुत तल्ख़ तजुर्बात थे, हमें कोई अच्छी बात नहीं लगी थी। हम वैसे ही बहुत, इसकी वजह से हम तंग थे उनसे, क्योंकि इस कौम ने हमें बहुत लूटा था, ठीक है, और हमारी दौलत लेके चले गए, बहुत नुकसान पड़ा था हमें। तो उस लिहाज से वो उसके ऊपर जो है तंज करते हुए उन पर दुख होता हुआ कहीं मुझे तो दुख होता है कि इनके लेन देन कौमों के दरमियान तो होता ही आया है, लेकिन अपने हर लफ्ज़ की जगह अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलने लगे तो आगे चलकर दुनिया क्या समझेगी। मतलब अगर हम उर्दू ज़बान को बिल्कुल छोड़ ही दें और फिर होते होते ये हो जाएगा कि उर्दू का कोई लफ्ज़ बाकी ही नहीं रहेगा, हम हर लफ्ज़ अंग्रेज़ी का बोलने लग जाएंगे तो हमारी तो ज़बान ही खो जाएगी। फिर लोग हमें क्या समझेंगे कि हम किस ज़बान के, हमारी ज़बान कौन सी, हमारी शनाख्त क्या थी। हम अपनी कौम की शनाख्त होती है ना, हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू ज़बान कहलाती है हमारी। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हर लफ्ज़ की जगह अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोलने लगे तो आगे चलकर दुनिया क्या समझेगी। यही कि हम ऐसे गए गुजरे जंगली लोग थे कि हमारे पास मामूली चीज़ों या मामूली बातों के लिए भी अपने अल्फाज नहीं थे। अब जो जंगली कौम होती है तो उनके कोई अल्फाज नहीं होते। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जंगली कौमें होती हैं, ठीक है, जो रेड इंडियंस कहलाते हैं, उनकी अपनी कोई ज़बान नहीं होती, मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, अजीब तरह के अल्फाज होते हैं। तो फिर लोग हमें भी यही समझेंगे, ठीक है। हाँ, नई चीज़ों के नाम, साइंसी अल्फाज, पुर्ज़ों के नाम जो हैं वो हैं रहे। हाँ, जो नई चीज़ें हैं जैसे कि साइंसी टर्मिनोलॉजी है, साइंस के कुछ टर्म इस्तेमाल करते हैं, पुर्ज़ों के नाम है, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसके नाम है, चलो वो तो समझ में आता है कि इंग्लिश में बोले जाए, लेकिन बाज़ हम अपने हल्के फुल्के मौजू मुनासिब अल्फाज बना सकते हैं और बाज़ के लिए हम इस तरह के लफ्ज़ों को भी हम अपने उर्दू ज़बान से भी कुछ लफ्ज़ बना सकते हैं। मुसन्निफ़ करें सब कौमें यही करती हैं कि उर्दू में तो अल्फाज बनाने की बड़ी आसानियाँ हैं और हर कौम जो है अपनी ज़बान से कुछ ना कुछ अल्फाज बना लेती है। हम भी कुछ अंग्रेज़ी अल्फाज का नया बदल बना सकते हैं। उर्दू ज़बान में तो बड़ी वुसअत है, बहुत से अल्फाज नए बनाए जा सकते हैं। मुसन्निफ़ का कहना है क्योंकि इसमें सब हरूफ और आवाज़ें मौजूद हैं, क्योंकि हमारी ज़बान में हर हरूफ मौजूद है और हर हरूफ की आवाज़ें भी मौजूद हैं, दूसरी ज़बानों में इकट्ठी नहीं मिलेंगी। अपनी ज़बान से भी हम नए अल्फाज बना सकते हैं। ये सारी बातें सुन के उन चचा क्या बोले, हाँ अंग्रेज़ी में तो ते और वाव तक की आवाज़ नहीं है, ते की कोई आवाज़ नहीं है,
फिर वो की कोई आवाज़ नहीं है। मिल्लत को मिल्ट, पाकिस्तान को पाकिस्तान, जिंदाबाद तो जिंदाबाद बैड ही लिख देते हैं। मुझे हंसी आ गई। मैंने सोचा वलीउल्लाह खान, खान आपका ख्याल, मैंने कहा चचा वलीउल्लाह खान आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि उनके पास के अल्फाज नहीं है। चचा बोले तुम बिल्कुल गलत अंग्रेजी बोल रहे हो। तो चचा मुझे बरहम हुए और कहने लगे तुम अंग्रेजी बिल्कुल सही नहीं बोल रही हो। दो चश्मी हे से जो आवाज़ें हम बनाते हैं वो भी बे, फे, खे वगैरह वो अंग्रेजी में नहीं हुआ करती। और देखिए इनसे कैसे बोलते हैं, वे लफ्ज़ बनते हैं, तब इससे भी हम अल्फाज बना लेते हैं। ठीक है, मसलन छाएँ छाएँ, भिन भिन, धमक, धूम, धड़का, ढोल वगैरह वगैरह। तो ये आवाज़ें जो हमारी ज़बान में हैं, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, दूसरी ज़बानों में नहीं। तो चश्मी है और इनसे मिलती सारी आवाज़ें दूसरी ज़बानों में नहीं मिलती। ठीक है, इस तरह से मुसन्निफ़ ने जो है वो अपनी ज़बान को बहुत फौक़ियत दी और बताया कि हमारी ज़बान किस तरह की है, उसमें कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं नए। अच्छा बच्चों, जो है सबक ये आपका ख़त्म हुआ। मैंने बुरखानी भी कर दी है, वजाहत भी। इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम इसके मशक़ी काम करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।